हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिकल रीजनिंग ये टॉपिक है आज का हमारा। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि अर्थ पे जितनी भी स्पीशीज रहती हैं उनमें से सबसे अच्छी जो रीजनिंग करने की कैपेबिलिटी है वो ह्यूमन बींग्स में होती है। ठीक है, बट ये डिफर कर सकती है पर्सन टू पर्सन, किसी की रीजनिंग अच्छी होती है, किसी की रीजनिंग ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। तो चलिए देखते हैं रीजनिंग का मतलब क्या होता है। जैसा कि हम सबको पता है, प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। ठीक है, तो रीजनिंग क्या है? प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, सोचने का जो तरीका है, दैट इज कॉल्ड रीजनिंग। देखिए, हमने एक चैप्टर पीछे पढ़ा हुआ है मैथमेटिकल इंडक्शन, है ना। तो उसमें जो हमने रीजनिंग करने के दो तरीके हैं। ठीक है, जो हमारे सिलेबस में इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग। तो मैथमेटिकल इंडक्शन में हमने इंडक्टिव रीजनिंग करी हुई है। अभी मैथमेटिक्स में हमें मैथमेटिकल रीजनिंग वाला जो चैप्टर है हमारा, उसमें हमें डिडक्टिव रीजनिंग की हेल्प से रीजनिंग करनी है। तो चलिए देखिए, इस चैप्टर को हम देखेंगे। इससे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडक्टिव रीजनिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग। देखिए, इंडक्टिव रीजनिंग में आपके पास कोई पैटर्न होगा या ऑब्जर्वेशन होंगी, कुछ एग्जांपल्स होंगे। उन एग्जांपल्स को देखते देखते आप कंक्लूजन पर पहुंचोगे। ठीक है, तो एग्जांपल्स की हेल्प से या ट्रायल से, ऑब्जर्वेशन से, पैटर्न से आप कंक्लूजन पर पहुंचते हो। ठीक है, बट डिडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है? डिडक्टिव रीजनिंग में आपके पास कुछ फैक्ट्स होंगे। ठीक है, उन फैक्ट्स की हेल्प से आप अपने कंक्लूजन पर पहुंचते हो। ठीक है, चलिए मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं। एक डेफिनेशन ऐसे मैंने छोटी सी लिखी हुई है। ठीक है, आप देख सकते हो। इंडक्टिव रीजनिंग मूव्स फ्रॉम स्पेसिफिक इंटेंसेस इनटू अ जनरलाइज्ड कंक्लूजन। इसी का जस्ट उल्टा है। डिडक्टिव रीजनिंग मूव्स फ्रॉम जनरलाइज्ड प्रेमिसेस, जनरलाइज्ड प्रिंसिपल टू अ स्पेसिफिक कंक्लूजन। ये आपको भी देखिए एग्जांपल की हेल्प से समझ में आएगा। आपको बस ये ध्यान रखना है, इंडक्टिव रीजनिंग में आप क्या लेके चलोगे? कुछ पैटर्न्स होंगे, कुछ ऑब्जर्वेशंस होंगे या कुछ एग्जांपल्स आपके पास होंगे। देखिए, पहला एग्जांपल है, मान लीजिए कि मेरे पास है 100 डिग्री एंगल इज ऑब्ट्यूज। ये मुझे पता है 100 डिग्री एंगल इज ऑब्ट्यूज। 100 जो ऑब्ट्यूज होता है 90 से बड़ा। एंड 120 डिग्री इज ऑब्ट्यूज। ठीक है, फिर हमने इसे दोनों को ऐड कर लिया। देन दे ऐड टू 220 व्हिच इज मोर देन 180 डिग्री। तो देखिए, आपके पास ना यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। देखिए, 100 डिग्री एंगल इज ऑब्ट्यूज, ये आपका पहला एग्जांपल है। ठीक है, 120 डिग्री इज ऑब्ट्यूज, ये आपका दूसरा एग्जांपल है। दे ऐड टू 220, या एग्जाम्पल कह सकते हो, ऑब्जर्वेशन कह सकते हो। आपकी तीसरी ऑब्जर्वेशन है कि आपने 100 में 120 को ऐड किया, आपका 220 डिग्री आया। ठीक है ना, विच इज मोर देन 180, जो कि 180 से बड़ा है। ठीक है, एंड सो दे आर नॉट सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो ये सप्लीमेंट्री नहीं है। जो दोनों आपने इसको ऐड किया एंगल को, 100 और 120 को, ये सप्लीमेंट्री नहीं है। क्योंकि सप्लीमेंट्री की डेफिनेशन क्या होती है? 180 डिग्री होता है, उनका सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो हम एक कंजक्चर पे पहुंचे। कंजक्चर क्या है? अनुमान। हमने एक अनुमान लगाया, ठीक है, कि टू ऑब्ट्यूज एंगल कैन नॉट बी सप्लीमेंट्री। ठीक है, दो ऑब्ट्यूज एंगल कभी भी सप्लीमेंट्री नहीं हो सकते, 180 के इक्वल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशंस थी, उसकी हेल्प से मैंने कंक्लूजन निकाला। ये अपना कंजक्चर जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, जो अनुमान लगाया कि हाँ भाई चलो, दो ऑब्ट्यूज एंगल कभी भी सप्लीमेंट्री नहीं हो सकते। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ ऑब्जर्वेशन थी। पहली ऑब्जर्वेशन थी 100 डिग्री एंगल इज ऑब्ट्यूज, दूसरी थी 120 डिग्री इज ऑब्ट्यूज, है ना। और तीसरी ऑब्जर्वेशन क्या थी? दोनों को जब मैंने जोड़ा तो मैंने ऑब्जर्व किया दोनों का सम कितना आ रहा है? 220 डिग्री, जो कि 180 से बड़ा है। इसलिए मैंने एक अनुमान लगाया कि हाँ भाई, दो ऑब्ट्यूज एंगल सप्लीमेंट्री नहीं हो सकते हैं। डिडक्टिव रीजनिंग में देखिए, डिडक्टिव रीजनिंग में आप क्या करोगे? कुछ सिद्धांत होंगे आपके पास, कुछ प्रिंसिपल्स होंगे, जनरलाइज्ड प्रिंसिपल से आप कहां जाओगे? स्पेसिफिक कंक्लूजन पे। ठीक है, तो डिडक्टिव रीजनिंग इट मूव्स फ्रॉम जनरलाइज्ड प्रिंसिपल टू अ स्पेसिफिक कंक्लूजन। देखिए, यहाँ पे हमें किन बातों का ध्यान रखना है? हमें कुछ लॉस को लेके चलना है, या हमें कुछ फैक्ट्स को लेके चलना है, और हम एक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। जैसे कि फैक्ट नंबर 1। ठीक है, फैक्ट नंबर 1 मेरे पास क्या दिया हुआ है? ऑब्ट्यूज मीन्स मोर देन 90। भाई सच बात है ये। तो ये फैक्ट नंबर 1 हो गया कि ऑब्ट्यूज मीन्स मोर देन 90 डिग्री। फैक्ट नंबर 2,
अगर मैं दो एंगल्स 90 डिग्री से बड़े ऐड करता हूँ, विच अगर मैं दो एंगल्स ऐसे लेता हूँ कि जो कि 90 डिग्री से बड़े हों, तो रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट 180 डिग्री से ज्यादा आएगा। ये भी एक फैक्ट है। तो फैक्ट नंबर 2 क्या है मेरे पास? इफ आई ऐड टू एंगल्स मोर देन 90 डिग्री द रिजल्ट मस्ट बी मोर देन 180। ठीक है, तो इससे मैंने एक कंक्लूजन निकाल लिया। देखिए, हाँ सॉरी, फैक्ट नंबर 3 देखिए। फैक्ट नंबर 3 मुझे गिवन है, सप्लीमेंट्री एंगल्स मस्ट सम टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये 3 फैक्ट्स है मेरे पास। क्या? कि ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से बड़ा है, और दो एंगल्स अगर मैं 90 डिग्री से बड़े ऐड करता हूं तो उनका रिजल्ट 180 डिग्री से बड़ा आएगा। और तीसरा फैक्ट मुझे पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स हमेशा उनका सम कितना होता है सप्लीमेंट्री एंगल्स का? 180 डिग्री। तो इससे मैंने कंक्लूजन निकाल लिया, जैसे मैंने एक रूल बना दिया। ठीक है, एक थ्योरम बना ली मैंने, टू ऑब्ट्यूज एंगल कैन नॉट बी सप्लीमेंट्री। देखिए दोनों का रिजल्ट सेम है ना। यहाँ पे भी क्या बोला जा रहा है? टू ऑब्ट्यूज एंगल कैन नॉट बी सप्लीमेंट्री। यहाँ पर भी क्या बोला जा रहा है? टू ऑब्ट्यूज एंगल कैन नॉट बी सप्लीमेंट्री। बट दोनों में डिफरेंस अगर आप देख रहे हो तो आप ये देख रहे हो डिडक्टिव रीजनिंग में ना आपको फैक्ट्स कुछ गिवन है, उन फैक्ट को पकड़ के आप चलते हो और कंक्लूजन पर आते हो। इंडक्टिव रीजनिंग में आप ऑब्जर्वेशंस को पकड़ के चलते हो। ठीक है, या कोई पैटर्न भी दिया हो सकता है आपको, या कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हो सकते हैं, उसकी हेल्प से आप कंक्लूजन पर आते हो। ठीक है, तो इस तरीके से। और देखिए इंडक्टिव रीजनिंग में जो कंजक्चर आप जो अनुमान लगाते हो वो ट्रू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। डिडक्टिव में भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अभी हम चैप्टर के लास्ट में देखेंगे कि स्टेटमेंट वैलिड है कि नहीं है, किस तरीके से हम उससे चेक करते हैं, उसके कुछ रूल्स हैं हमारे पास। बट अगर ये फैक्ट्स आपके ट्रू है ना, डिडक्टिव में एक बात आपको ध्यान रखना है, ये फैक्ट्स अगर आपके ट्रू हैं तो आपका जो कंक्लूजन होगा वो भी ट्रू होगा। तो इस तरीके से हम इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग को थोड़ा सा शॉर्ट में समझ सकते हैं। आपको बस इतना ध्यान रखना है, इंडक्टिव रीजनिंग में आपको कुछ एग्जांपल्स ऑब्जर्वेशन दी होंगी, डिडक्टिव रीजनिंग एग्जांपल्स ऑब्जर्वेशन से चलना है, कंक्लूजन पर आना है। डिडक्टिव रीजनिंग में आपको कुछ लॉज लेने हैं, फैक्ट्स लेने हैं, और उसके बाद एक कंक्लूजन पर पहुंचना है। अगर वो लॉज और फैक्ट्स ट्रू हैं तो आपका कंक्लूजन भी कैसा होगा? ट्रू। चलिए इसको मैं एक और सिंपल तरीके से आपको देखिए समझा देता हूँ, एक सिंपल एग्जांपल लेकर। इस चैप्टर में हमें जो करना है वो कौन सी रीजनिंग करनी है? डिडक्टिव। इंडक्टिव तो हम उसमें कर चुके हैं ना, मैथमेटिकल इंडक्शन वाला जो चैप्टर था आपने पहले किया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक और मैं एग्जांपल ले सकता हूँ। मान लीजिए कि ये रोड है। ठीक है, कोई रोड है और यहाँ से कुछ सपोज कार्स आ रही हैं। ठीक है, ये कार्स आ रही हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पे मैंने सपोज कैमरा लगा दिया है, ये वीडियो कैमरा है, वीसी वीडियो कैमरा। ठीक है, ये इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा है। एक कार आई, मैंने ऑब्जर्व किया इस कैमरे मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग देखी। फर्स्ट कार का कलर सपोज रेड है। ठीक है, इस कार का कलर रेड है जो पहली आई। ठीक है, दूसरी कार आई, उसका भी कलर रेड है। ठीक, तीसरी कार आई, उसका भी कलर रेड है। तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं ऑब्जर्वेशन, देखिए जरा, मैं बार बार ऑब्जर्वेशन कलेक्ट कर रहा हूँ, बार बार कुछ डेटा मैं कलेक्ट कर रहा हूँ कि भाई पहली कार आई वो भी रेड है, दूसरी भी रेड है, तीसरी भी रेड है, चौथी भी रेड है, पांचवी भी रेड है। इस तरीके से सपोज 100 कार आती है। ठीक है, 100 कार्स आई और उसकी मैंने रिकॉर्डिंग करी। 100 की 100 सारी कार्स रेड हैं। ठीक है, तो अब देखिए जो 101th कार होगी ना, 101th कार होगी, उसको मैं इंडक्टिव रीजनिंग से बता सकता हूं कि हाँ भाई शायद ये, मैं बोल सकता हूं, मैं एक कंजेक्चर पे पहुंचूंगा, एक अनुमान लगाऊंगा, मैं बोलूंगा हाँ भाई 101th कार भी कैसी होगी? रेड। ठीक है, तो यहां पर मैंने ऑब्जर्वेशंस की हेल्प से एक कंजेक्चर निकाला, एक अनुमान लगाया, एक कंक्लूजन निकाला। बट देखिए 101th कार रेड हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशंस की हेल्प से जो कंक्लूजन निकाल रहे हो आप, वो इंडक्टिव रीजनिंग है, ये डिडक्टिव नहीं है। डिडक्टिव क्यों नहीं? क्योंकि मेरे पास कोई फैक्ट नहीं है। ठीक है, कि ये कार रेड, ये देखिए क्वेश्चन आ गया मेरे पास कि ये कार रेड कलर की क्यों होगी भाई? ये जितनी भी कार्स रेड आ रही, इन कार्स का रेड होने का कारण क्या है? कोई फैक्ट नहीं है मेरे पास, बस मैं ऑब्जर्वेशन
ले रहा था बार बार कि भाई पहली कार भी रेड है, दूसरी कार भी रेड है, तीसरी कार भी रेड है ना। इस तरीके से मैंने सोचा 100 कार्स मैंने देखी और 101th भी रेड होगी, तो मैंने एक अनुमान लगाया बस। अब देखिए, अगर मेरे को डिडक्टिव रीजनिंग करनी होगी तो मेरे पास क्या होना चाहिए, कोई फैक्ट होना चाहिए डिडक्टिव रीजनिंग में, ठीक है। तो देखिए, एक फैक्ट मेरे पास हो सकता है, मैं यहाँ एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई बड़ा सा ट्रक खड़ा हुआ है, ठीक है, और इस ट्रक में क्या है, यहाँ पे बहुत सारे होल्स हैं छोटे छोटे, और इसमें रेड कलर का पेंट भरा हुआ है। बहुत बड़ा सा ट्रक है, ठीक है, और ट्रक है और उसके बाद एक और ट्रक है, ऐसा लाइन से बहुत सारे ट्रक्स लगे हुए हैं रोड के किनारे, और कार्स यहाँ से आती हैं और सारे ट्रक्स में रेड पेंट भरा हुआ है और उसमें बहुत सारा होल है। तो ये पेंट कॉन्टिन्यूसली जितनी भी कार्स आती हैं उस पे गिरता है। तो सपोज मेरे पास एक फैक्ट है कि भैया यहाँ पर क्या है, एक यहाँ पे बहुत सारे ट्रक्स खड़े हुए हैं जिसमें कि रेड पेंट भरा हुआ, इसमें होल है, ठीक है। तो ये अब मेरे को क्या मिल गया, एक देखिए मेरे को एक फैक्ट मिल गया यहाँ पर कि हाँ भाई वहां पे ट्रक खड़ी हुई है इसलिए कार कैसी है, रेड है। तो इस तरीके से अगर मैं रीजनिंग करूंगा ट्रक वाला एग्जांपल लेकर, तो मैंने फैक्ट लिया, तो ये कौन सी रीजनिंग होगी, डिडक्टिव रीजनिंग होगी, ठीक है, डिडक्टिव रीजनिंग। बस ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमें लेना था इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि सेंटेंसेस, स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। तो इस चैप्टर में हम डिडक्टिव रीजनिंग करेंगे, मतलब हम फैक्ट्स लेके चलेंगे, जब लास्ट में चैप्टर के हमें बताना होगा कि स्टेटमेंट वैलिड है या नहीं। तो देखिए, स्टेटमेंट्स बहुत तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देके बताता हूं। अभी मैंने मैथमेटिकल स्टेटमेंट की बात नहीं करी, अभी मैं जनरल स्टेटमेंट्स की बात कर रहा हूं। हम देखेंगे कि मैथमेटिक्स में स्टेटमेंट को कैसे डिफाइन किया गया है, ठीक है। अभी स्टेटमेंट्स हम कुछ देखते हैं। एसर्टिव स्टेटमेंट का मैं आपको एक एग्जांपल, जो एसर्शन देते हैं ना कुछ, या ऐसे सेंटेंसेस जो डिक्लेरेशन करते हैं। फर्स्ट है हमारा एसर्टिव, एसर्टिव और डिक्लेरेटिव, एसर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूं। सपोज मेरे पास एक सेंटेंस है, मास सपोर्ट्स लाइफ, मास सपोर्ट्स लाइफ, ठीक है। यहां पे एक डिक्लेरेशन हो रहा है या एक एसर्शन हो रहा है कि मास सपोर्ट्स लाइफ, ठीक है। तो ये एक एसर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट देखिए जरा, इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, ठीक है। ऐसे सेंटेंस जिसमें कि कमांड दी जाती है या रिक्वेस्ट करी जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं। ये कुछ कॉमन चीजें उसे हम ऐसे देख लेते हैं, आपको पता होंगी ये सारी चीजें, ठीक है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, ठीक है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में आपको ध्यान रखना है और आपको पता भी होगा, यहाँ पर रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट या ऑर्डर की बात सामने आती है। जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पर, प्लीज ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी, प्लीज ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी, ठीक है। तो यहां पर क्या किया गया, रिक्वेस्ट किया गया, तो एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट देखिए जरा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ठीक है। तो ठीक है, ऐसे सेंटेंस जो फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, वो कैसे हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं। अभी मैंने स्टेटमेंट की बात नहीं करी, अभी हम देखेंगे मैथमेटिक्स में स्टेटमेंट किसे बोलते हैं। फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कि एग्जांपल है, हाउ बिग इज द व्हेल फिश, हाउ बिग इज द व्हेल फिश। ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ठीक है। यहां पर कोई बोल रहा है कि भाई व्हेल फिश वो कितनी बड़ी है, वो आश्चर्यचकित हो रहा है
वो फील कर रहा है कि ये कितनी बड़ी है, ठीक है। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, आपको पता भी होगा, एक एग्जांपल है। और देखिए नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी की पहचान है, एक्सक्लेमेटरी का ये साइन लगा होता है सेंटेंस के पीछे, ठीक है। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए क्या होता है जहां पर यस क्वेश्चन किया जाता है, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, व्हाट इज योर एज, व्हाट इज योर एज, ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अब देखिए स्टेटमेंट क्या होता है। मैथमेटिक्स में आप ऐसे एसर्टिव, देखिए सेंटेंसेस मैंने आपको क्यों बताए, ठीक है। स्टेटमेंट एक तरीके का सेंटेंस होता है, और ये कौन सा सेंटेंस होता है, ये एसर्टिव सेंटेंस होता है। ये इंपेरेटिव सेंटेंस नहीं होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं होगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं होगा। तो स्टेटमेंट एक सेंटेंस तो होगा, बट कौन सा सेंटेंस होगा, स्टेटमेंट हमेशा एसर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या होता है, एसर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है। बट अभी तक मैंने आपको स्टेटमेंट बताया, अब स्टेटमेंट के आगे मैं लगा दे रहा हूं मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होता है। मैथमेटिकल स्टेटमेंट, देखिए मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऐसे एसर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं जो या तो ट्रू होते हैं और या तो फॉल्स होते हैं, ठीक है। देखिए अगर आपको किसी किसी सेंटेंस को अगर आपको मैथमेटिकल स्टेटमेंट है ये चेक करना है कि नहीं, तो आप ये चेक कर लो कि दिया गया एसर्टिव स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट कब नहीं होगा, जब वहां पर कोई वेग या एम्बिगस आएगा। वेग या एम्बिगस आएगा, मतलब वेग और एम्बिगस का मतलब कि आपको कुछ क्लियर ना हो कि वो ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है। तो अगर आपको क्लियर नहीं कि वो ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है, तो वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं होगा। एग्जांपल लेके देखिए मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए मेरे पास एक एग्जांपल है, वोमेन आर या गर्ल्स आर मोर इंटेलिजेंट देन बॉयज। गर्ल्स आर मोर इंटेलिजेंट, गर्ल्स आर मोर इंटेलिजेंट देन बॉयज। ये वेग या एम्बिगस का मतलब आप समझ लो नॉट क्लियर, कुछ भी क्लियर नहीं है कि ट्रू है या फॉल्स है। देखिए क्या मैंने आपसे पूछा, क्या ये एक सेंटेंस है, हाँ भाई ये एक सेंटेंस है। क्या ये एक एसर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, हाँ ये एक एसर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। बट क्या ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, नहीं ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है। बिकॉज देखिए ये ट्रू या तो ट्रू होना चाहिए या तो फॉल्स, ये ट्रू भी नहीं है फॉल्स भी नहीं, बिकॉज गर्ल्स आर मोर इंटेलिजेंट देन बॉयज, ठीक है। ये कोई भी पक्का नहीं कह सकता है। बॉयज बोलेंगे कि बॉयज आर मोर इंटेलिजेंट, गर्ल्स बोलेंगी गर्ल्स आर मोर इंटेलिजेंट देन बॉयज, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी क्लियरिटी नहीं मिल रही, आप एक बीच में आप फंस जा रहे हो, एक वेग आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, एम्बिगस आ रहा है, स्पष्ट नहीं है, कुछ भी क्लियर नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो ये ट्रू एंड फॉल्स नहीं है, इसलिए मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। अब देखिए दूसरा मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे इन 2003 द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज अ वुमन। इन 2003 द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज वुमन, ठीक है। तो 2003 में इंडिया की प्रेसिडेंट एक वुमेन थी। ये स्टेटमेंट फॉल्स है, आप हिस्ट्री में जाके देख सकते हो, ठीक है। ये फॉल्स है, हमें क्लियर है बिकॉज हमारे पास डेटा है 2003 में
द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज नॉट अ वुमन, तो एक फॉल्स स्टेटमेंट है। दूसरा आप एग्जांपल ले सकते हैं, देखिए एन एलिफेंट वेज मोर देन अ ह्यूमन बीइंग, एन एलिफेंट weighs more than a human being। अब बताइए ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है या नहीं? मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होना चाहिए? ये एक असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस होना चाहिए जो कि ट्रू या फॉल्स हो। तो ये बात सच है, एन एलिमेंट वेज मोर देन, एलिफेंट का जो भार होता है वो ह्यूमन बीइंग से ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो ये एक ट्रू हम क्या बोलेंगे, ये एक ट्रू डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, इसलिए ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। तो चलिए इसकी डेफिनेशन बना लेते हैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट की। मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होता है, आप नोट कर सकते हो इसे। A statement is an assertive sentence which is either true or false but not both, ठीक है। Mathematical statement is an assertive sentence which is either true or false but not both, ठीक है। तो मैथमेटिकल कोई असर्टिव सेंटेंस मैथमेटिकल स्टेटमेंट तभी बोला जाएगा जब वो या तो ट्रू हो या तो क्या हो, फॉल्स। वो दोनों नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, कोई भी ब्रेक वहां पे नहीं होना चाहिए। अच्छा चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। 2 + 2 = 4, 2 + 2 = 4। बताइए 2 + 2 = 4, ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है या नहीं है? देखिए 2 + 2 = 4, ये ट्रू है या फॉल्स है? यस, ये कैसा है? पहले हम लिखेंगे सिंस दिस इज अ ट्रू असर्टिव सेंटेंस देयरफॉर इट इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ये ट्रू है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, देखिए जरा हमारे पास है द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज पॉजिटिव, द सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। कोई भी दो पॉजिटिव नंबर आप लेते हो तो सम आपका कैसा आता है? पॉजिटिव, जैसे कि +2 और +3, सम कितना आ गया आपका? +5। तो ये बात सच है, ठीक है, क्योंकि आंसर कैसा आ रहा है आपका? ट्रू, इसलिए एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। ट्रू आ जाए या तो फॉल्स आ जाए, बट दोनों नहीं होना चाहिए ना, वेग नहीं होना चाहिए वहां पर, कोई भी क्लियर होना चाहिए कि ट्रू है कि फॉल्स है। अच्छा चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट लेते हैं। ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर, ऑल प्राइम्स नंबर आर ऑड नंबर, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर, ठीक है। बताइए ये ट्रू है कि फॉल्स है? यस, ये फॉल्स है। ऑल प्राइम नंबर्स आर नॉट ऑड नंबर्स, बिकॉज देखिए आपके पास 2 प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो 1 से डिवाइड हो जाते हैं या तो खुद से डिवाइड हो जाते हैं, आपको पता है। तो 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि क्या है? इवन। और यहां पर हमसे क्या बोला जा रहा है? ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर्स, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट कैसा स्टेटमेंट है? सॉरी स्टेटमेंट अभी नहीं, पहले मैं देखूंगा ये सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है। कैसा असर्टिव सेंटेंस है ये? फॉल्स है। तो फॉल्स हो या ट्रू हो, ऐसा असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? मैथमेटिकल स्टेटमेंट। तो ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, ठीक है।
अच्छा, नेक्स्ट चलिए देखिए जरा। नेक्स्ट मेरे पास एक सेंटेंस है, द सम ऑफ x एंड y इज ग्रेटर देन 0। द सम ऑफ x एंड y इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो देखिए अब ये एक एम्बिगस है, ये एक वेग है, यहाँ पर क्लियर नहीं हो रहा है। देखिए क्यों नहीं क्लियर हो रहा है, बिकॉज आपको x और y की वैल्यू ही नहीं पता है ना। तो आप कैसे कह सकते हो कि x और y का सम ग्रेटर देन 0 है या नहीं है। ठीक है, तो ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है। जैसे कि एग्जांपल में ले लेता हूँ, मान लीजिए मैं x की वैल्यू ले रहा हूँ 1, अगर x मेरे पास 1 है, y -3 है, तो इन दोनों का सम करिए कितना आएगा, x plus y is equals to 1 plus -3 which is equals to -2। तो x plus y कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया। बट अगर x आपका 1 है और y आपका 2 है, तो x plus y 1 plus 2 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये एक पॉजिटिव नंबर है, x plus y का सम एक पॉजिटिव नंबर है। तो यहाँ पर मेरे को वैल्यू ही नहीं पता है कि x और y की क्या वैल्यू है। ठीक है, इसलिए मैं इस एसर्टिव स्टेटमेंट के बारे में कुछ, इस एसर्टिव सेंटेंस के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट ट्रू होना चाहिए या तो फॉल्स होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, हाउ ब्यूटीफुल। बताइए कैसा है, हाउ ब्यूटीफुल, बताइए कैसा है। ये है एक्सक्लेमेटरी, अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, यहाँ पर देखिए फीलिंग आ रही है कि कितना सुंदर है। ठीक है, तो हाउ, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है ये, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ये। तो क्या ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट बन सकता है, नो, क्योंकि मैथमेटिकल स्टेटमेंट कौन से सेंटेंसेस बनते हैं, एसर्टिव सेंटेंसेस बनते हैं। वो भी कैसे होने चाहिए, ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट देखिए, ओपन द डोर। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, कैसा है ये सेंटेंस, बताइए, एसर्टिव है, डिक्लेरेटिव है, नो। ये कैसा है, ये आपका इंपेरेटिव है। यहां पर ऑर्डर दिया जा रहा है, मैंने आपको अभी शुरू में बताया था कि रिक्वेस्ट या जहां पर ऑर्डर देते हैं, कमांड देते हैं, ओपन द डोर, ये कैसा इंपेरेटिव है। ठीक है, तो इंपेरेटिव है, तो क्या ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट बन सकता है, नहीं। मैथमेटिकल स्टेटमेंट कब बनेगा, मैथमेटिकल स्टेटमेंट बनने के लिए एसर्टिव सेंटेंस होना उसका जरूरी है, एज वेल एज या तो वो ट्रू होना चाहिए या तो वो फॉल्स होना चाहिए, बट दोनों नहीं हो सकता है। ठीक है, क्लैरिटी होनी चाहिए। चलिए, वेयर आर यू गोइंग, मैं नोट नहीं कर रहा हूं, आप ऐसे देख लो, वेयर आर यू गोइंग, तो ये कैसा है, इंट्रोगेटिव है। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए, जैसे अब कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं होते। कौन से, जहां पर वेरिएबल टाइम आता है, क्या आता है, वेरिएबल टाइम। ठीक है, मतलब जहां पर आपको टाइम का कंफर्म नहीं होता है, जैसे कि टुडे, टुमारो, कहीं पर अगर टुडे लिखा हो, ठीक है, टुमारो कहीं पर लिखा हो, यस्टरडे लिखा हो, यस्टरडे लिखा होता है, तो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं होते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया, टुमारो इज फ्राइडे। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल है मेरे पास, टुमारो इज फ्राइडे। अच्छा भाई, ठीक है, अब कल टुमारो इज फ्राइडे है या नहीं मुझे नहीं पता। क्यों नहीं पता, क्योंकि मुझे यही नहीं पता कि आज क्या है। तो टुमारो के साथ कोई कंडीशन तो लगी नहीं हुई है कि टुडे इज थर्सडे, दैट्स व्हाई टुमारो इज फ्राइडे, ऐसा तो लिखा नहीं। तो ये टुमारो जो लगा हुआ है वो ये इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है कि आज क्या है ना। तो टुमारो